नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप यह मत सोचना कि यह कहानी पहले वाली वीडियो के बराबर है। नहीं, यह कहानी मुंजा के ऊपर ही है, परंतु उससे बहुत ही अलग है। दरअसल ये कहानी है मेरी दोस्त की, जिसने मेरे को भेजी है और मैं अब आपको बताता हूँ। दरअसल एक समय की बात थी, वो अपने नाना के घर घूमने गया था। दरअसल वो 10-15 दिन तक वहीं रुका था। उस बीच ये बहुत ही भयानक घटना हुई थी। वो मतलब मेरा दोस्त, अब मैं खुद के ऊपर लेकर इस कहानी को सुनाता हूँ। मैं और मेरे नाना के जो दोई थे, यानी कि मेरे मामा के लड़के, 3-4 लड़के थे, हम आंगन के अंदर खेल रहे थे। तभी हमको ज़ोरदार की आवाज़ आती है, जो कि मेरे छोटे मामा की थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी को डांट रहे थे। हमको लगा कि ये किनको डांट रहे हैं, तो मैं और मेरे मामा के लड़के हम भागकर उनके पास पहुँचे। हमने देखा कि उन्होंने एक, हमारे बकरियां चराने वाला होता है चारक, उसको पीपल के पेड़ के ऊपर, मतलब पीपल के पेड़ पर बांध रखा है। और वो अलग तरह से, जो पीपल के पेड़ के अंदर ऊपर बांध रखा है वो चारक, वो अजीब तरह से आवाज़ें कर रहा था। उसको देखकर मेरे मामा गुस्से से उसकी तरफ कुछ कंकर फेंक रहे थे और ज़ोर ज़ोर से कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, परंतु उसके ऊपर मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो फिर मेरे छोटे मामा ने कहा मेरे बड़े मामा से कि एक काम करो, इसको अंदर लेकर चलो। तो वो सब उसको, उसके हाथ बांधकर उस चारक के, और उसको हमारे घर के अंदर ले आए। उन्होंने उसको एक रूम के अंदर ले जाकर खाट के ऊपर बांध दिया। उसके बाद मेरे मामा मंत्र पढ़ते जा रहे थे, परंतु उसके मंत्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में बहुत सारे कंकर लिए। कंकर लेने के बाद उन्होंने अलग अलग मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, और जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे तो वो जो चारक था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और ऊपर उठ रहा था अपनी खाट से। अगर मामा ने थोड़ी देर और मंत्र पढ़े तो या तो उसकी रस्सी टूटेगी या उसकी हड्डियाँ टूट जाएगी रस्सी के कारण। तो मेरे मामा ने बीच में ही मंत्र रोक दिया। जैसे ही मंत्र रोका तो उसको एकदम से नींद आ गई। जब नींद आई तो मेरे छोटे मामा ने बड़े मामा से कहा, उन्होंने जाने क्या बात कही, तो वो भागकर मेरे बड़े मामा घर से बाहर चले गए। फिर छोटे मामा ने कहा कि वो हमारे गुरुजी के पास गए हैं, बड़े मामा। तो जैसे मेरे छोटे मामा उसके पास पहुँचे, उस चारक के पास, उसको नींद आ रही थी, तो उसको धीरे से जगाया। क्या हुआ? तो जब वो वापस होश में आया तो उसने कहा, मालिक मुझे अपने घर छोड़ दो मालिक, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ मालिक, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वो मेरे सामने है मालिक। मेरे मामा ने कहा, कौन तेरे सामने है और तेरे साथ हुआ क्या है? तो वो डरते डरते बताता है कि मैं अपनी बकरियां और अपनी गाय वहाँ पर चरा रहा था। तभी मेरे को अलग सी बेचैनी हुई और मैं अपने जो खेत का पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाकर बैठ गया। तब से मेरा दिल एकदम से बैठने लगा। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे चक्कर आने लगे, परंतु मैं बेहोश नहीं हुआ। तभी मेरे को सामने से कोई काला साया अजीब सा आता हुआ दिखा और धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके बाद मेरे को कुछ भी पता नहीं है। ये कहकर वो बेहोश हो गया, वो चारक। उसके बाद मेरे मामा ने, छोटे मामा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। मंत्र पढ़ते ही वो अलग रूप में बोला, हे, अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ सबको मार दूंगी, ऐसे बोल रहा था। तो हमें, यानी कि
मैं बाहर बैठा और मेरे मामा के जो लड़के थे, हम इसी बात से बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत होगी, तुम सब मारे जाओगे। अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा तो मैं तुमको बहुत बेरहमी से मारूंगी। ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे मामा वहाँ से बाहर आ गए। घर से अंदर से बाहर आते ही वो अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। तभी मेरे मामा दौड़ते हुए, बड़े मामा दौड़ते हुए हमारे घर पे अंदर आ गए। उन्होंने कहा, जल्दी यहाँ से सामान निकालो, जल्दी जितना जल्दी हो सके अपने घर को खाली करो। हम सब पूछने लगे मामा से कि क्या हुआ है। मामा ने गुस्से में कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा एकदम से अपने जल्दी से सामान निकालो। फिर हमने सामान निकाल कर हम बाहर आ गए घर से। फिर एकदम से वो जो आदमी चालक चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ शांत हो गई। और जब हमने घर की खिड़की के अंदर से देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, बेजान वो खाट पर पड़ा हुआ था। फिर मेरे बड़े मामा ने हमको बताया कि गुरुजी ने यह कहा है कि उसके अंदर एक मुंजा है जो बहुत ही भयानक है। हमारी शक्तियों से कई गुना शक्तियाँ हैं उसकी अधिक है। अगर उससे पंगा लिया तो वो तुम सबको मार देगा, और वो जिसके शरीर के अंदर है उसको तो उससे कोई बचा ही नहीं सकता। वो तो उसको लेकर जाएगा, उसको मार कर ही रहेगा। उस चारों को उस मुंजा ने मार दिया था। मेरे मामा ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया और शहर के अंदर आ गए। अगर वहाँ पर रहते तो वो उन सबको मार देती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। निखिल अपने ऑफिस से अपने गांव की तरफ जा रहा था। दरअसल उसको शहर के अंदर जॉब मिल गई थी। करीब करीब 3-4 महीने बाद वो अपने घर के अंदर जा रहा था, यानी कि गांव का जो घर था वहाँ पर जा रहा था। उसके बाद वो सबसे पहले स्टेशन पर पहुँचता है और स्टेशन पर बस नहीं आई थी अभी तक, इसलिए वो स्टेशन पर बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में व्यस्त था। तभी थोड़ी देर बाद साइड में कुछ हलचल होती है। वो झाड़ियों को गौर से देखता है, परंतु उसको कोई दिखाई नहीं देता। करीब करीब स्टेशन पर 9 बजे हुए थे। झाड़ियों में हलचल ज़ोरदार तरीके से होने लगी। तभी निखिल धीरे धीरे फ़ोन की टॉर्च जलाकर झाड़ियों के पास गया। एकदम से उसके अंदर से एक कुत्ता निखिल की तरफ दौड़ता हुआ। तभी निखिल गिर गया और उसकी सांसें फूल गई। कुत्ता उसके पास से होकर कहीं दूर भाग गया अंधेरे में, जो उसको दिखा नहीं। उसके बाद निखिल ने सोचा, अरे यार कुत्ता था, डर गया खावगा। तभी थोड़ी देर बाद बस आ गई। बस को रोका और बस के अंदर निखिल चढ़ गया। बस के अंदर निखिल बैठ गया। उसके बाद बस चलने लगी। रोड पर सुनसान रास्ता था। तभी पूरा सुनसान रास्ते पर निखिल देखता है कि ये इतना सुनसान रास्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि ना तो कोई गाड़ियाँ निकल रही थी, ना कोई साधन निकल रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा था तो सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। निखिल काफ़ी थका हुआ था तो उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया। उसके बाद वो आराम करने यानी कि नींद लेने की सोच रहा था। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली। पीछे कोई ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। निखिल ने इस बात को इग्नोर करके सोने की कोशिश की, परंतु वो जो पीछे कोई भी था वो इस बात को मान नहीं रहा था। ठक ठक दबाई जा रहा था बार बार। निखिल परेशान हो गया था, परंतु क्या करे। उसने कानों में ईयरफोन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ कर ली और वापस वो सोने की कोशिश करा। करीब करीब उसको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अब जो पीछे जो कोई भी था वो अपने नाखूनों से किसी को खुदेर रहा था, जैसे कि कोई सेठ को खुदेर रहा हो। निखिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। निखिल उठ के उस आदमी के पास गया। उससे इतनी बहुत तेज़ की बदबू आ रही थी। निखिल को लगा कि ये आदमी कैसा है, करीब करीब कई दिनों से नया नहीं है, कैसा का गंदा आदमी है। निखिल ने कहा, क्या बीमारी है तेरे को? पहले कभी ठक ठक करता है, कभी क्या करता है। अब इस बार कुछ भी नहीं होना चाहिए।
निखिल ने ये कहते ही वो आदमी चुपचाप वहाँ पर शांत हो गया। निखिल अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसके बाद निखिल ने उसको मुड़कर देखा तो वहाँ पर जो कोई भी था वो महिला थी। निखिल हैरान हो गया कि मैंने अभी जिससे बात करी वो तो आदमी था, ये महिला कहाँ से आ गई। पर निखिल ने सोचा कहीं मैं थका होऊंगा इसलिए मैंने आदमी इमेज किया होगा, कहीं महिला होगी। उसके बाद निखिल वापस अपनी सीट पे आकर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी ड्राइवर बातें कर रहा था अपने कंडक्टर से। पूरी बस के अंदर कंडक्टर, ड्राइवर और निखिल था, क्योंकि जब कंडक्टर निखिल के पास आया उसने निखिल का टिकट बनाया था, परंतु जो पीछे कोई भी था उसका टिकट नहीं बनाया। तो वो ड्राइवर और कंडक्टर बातें कर रहे थे कि ये वही रास्ता है जहाँ पर कल एक लड़की की मौत हुई है। तो फिर वो बस ड्राइवर बोलता है हाँ हाँ ये उसी का कराया है। कंडक्टर बोलता है किसका? फिर बस ड्राइवर बोलता है वो लड़की जो करीब 4-5 महीने पहले मर गई थी, वो यहाँ पर किसी को भी नहीं बख्शती। थोड़ी देर बाद स्टेशन आया और वहीं पर निखिल रुक गया। रुकने के बाद कंडक्टर ने कहा तुम्हारा स्टेशन आ गया, उतरो। निखिल ने जब पीछे देखा तो उस बस के अंदर कोई भी नहीं था। निखिल इतना डर गया, उसने सोचा कि अभी पीछे मेरे वो बैठा हुआ था, वो गया कहाँ पे। फिर उसने सोचा कि कहीं मेरे को नींद आ गई होगी, उठकर चला गया होगा। वो जब स्टेशन से उतरा बस जा चुकी थी। अब वो जहाँ पर था अपने गांव की सीमा पर, यानी कि गांव अभी बहुत काफ़ी दूर था, दूसरे स्टेशन पर पहुँच चुका था वो। उसको चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटे की आवाज़ आ रही थी। वो बैठा हुआ था, तभी उसको कहीं अंधेरे में वो आदमी दिखा जो बस के अंदर था। दौड़ता हुआ वो कहीं दूर भागने लगा कि अगर आज इसके पकड़ में आ गया तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि निखिल समझ चुका था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इन कोई ना कोई और है। दौड़ता दौड़ता उसको वो अंधेरे में आदमी गायब हो गया, उसको नहीं दिखा। उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने सामने देखा तो वो महिला दिखी जो उसको बस के अंदर दिखी थी। एक बार आदमी दिखा था, एक बार महिला दिखी थी। उस महिला ने निखिल की वही गर्दन मोड़ दी और निखिल को ट्रेन के स्टेशन पर, यानी कि ट्रेन पटरी पर छोड़ दिया। सुबह ट्रेन आने के कारण निखिल की वही लाश कुचली गई और पुलिस को मिली। दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दरअसल दोस्तों मैं बोल रहा हूँ विवेक। हमने पास ही के छोटे से एक शहर के अंदर, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, वहाँ पर हमने हमारा मकान यानी कि हमने नया घर लिया था। क्योंकि हमारा जो गांव था वहाँ पर खाने कमाने के साधन कम थे, तो हम इस तंगाई से हमने शहर के अंदर एक ठीक ठाक मकान ले लिया था, जिसके अंदर 3 कमरे और एक बरामदा था और एक छोटा सा रसोई था और ऊपर खुला छत था। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, पिताजी मेरे सरकारी कर्मचारी थे ऐसे तो, परंतु वो रिटायर हो चुके थे और आपको पता है इतने पैसे नहीं मिलते। छोटी सी जॉब थी, ज़्यादा नहीं थी, रिटायर हो चुके थे। अब करें तो क्या करें, क्योंकि गांव के अंदर कुछ था नहीं। अभी मैं खुद पढ़ाई कर रहा था और मेरा बड़ा भाई है वो काम करता है, वो पढ़ाई नहीं करता। पिताजी घर पर रहते हैं और माँ भी घर का काम संभालती है, सिर्फ भैया काम करते हैं इस समय। तो हमने घर ले लिया था, थोड़े बहुत पैसे थे हमारे पास तो हमने घर ले लिया था। उसके बाद हम वहाँ पर रहने लगे। एक रात की बात है, मैंने जो देखा था उसने मेरी पूरी ज़िंदगी जोड़ दी थी। क्योंकि ऐसा हुआ, एक रात में खाना खाकर, हम सभी परिवार वालों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम आराम से अपने अपने रूमों में चले गए थे सोने के लिए। अब मैं अपने रूम में जब सोया हुआ था तो मेरे को ज़्यादा थोड़ी सी बेचैनी हुई। पता नहीं ये घर कौन से नक्षत्रों में था, मेरे को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। तो मैं अपने रूम में सोया हुआ था, करीब 8:30 ही बज रहे थे और गर्मियों का दिन था। ऐसी बात थी तो जल्दी टाइम हो जाता है। तो मैंने अपने रूम में सोया हुआ था, मेरे को लगा यार अजीब सी बेचैनी हो रही है, क्या करूँ, थोड़ी देर बाद टहल के आता हूँ। तो मैं छत पे टहलने गया, परंतु गर्मी ज़्यादा थी तो मेरे को ऊपर तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं और मैं ऊपर तो वापस नीचे आ गया। बाहर बाइक खड़ी हुई थी भैया की, मैंने सोचा एक काम करता हूँ, थोड़ी देर पास के अंदर टहल कर आता हूँ। तो मैं भैया की बाइक लेकर उनसे पूछ कर लेकर गया था और पास ही एक नदी थी,
वहाँ के पुल पे जाकर मैं बैठ गया। मैं आपसे बता दूं, मैं थोड़ा सा स्मोक करता हूँ, तो मैंने सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाते हुए थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहा। वहाँ पर नदी की इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जी कर रहा था कि यहीं पर सो जाऊँ, परंतु ऐसा नहीं होता। करीब करीब 10 मिनट हो गए थे मेरे को बैठे हुए, तभी मेरी नज़र सामने करीब 15-20 मीटर दूर एक छोटा सा घर टाइप यानी झोपड़ी टाइप का था। उसके आगे थोड़ी सी आग जली हुई थी। अब मेरे को पता नहीं था कि वो क्या है, तो मैंने मन में यही आया, कहीं इस घर के अंदर आग लग गई इस अंगार से। वहाँ पर अंगारे हो रहे थे, बड़े बड़े अंगारे थे। तो मैंने सोचा अगर इस अंगारे से यहाँ पर आग लग गई तो जिसका भी घर है बेचारा वो क्या करेगा। तो मैं उस पुलिया से उतरकर उस घर की तरफ जाने लगा। जैसे मैं करीब 2-3 मीटर ही आगे पहुँचाऊँगा, मेरे को उस अंगार पर कोई नाचता हुआ ही दिखाई देता है। ये देखकर ही मेरे पाँव पीछे हटने लगे, परंतु मेरे को लगा कि शायद इस पर ना हो, साइड में हो। मेरी जानकार तो लगा लूँ ना कि हो क्या रहा है, बाद में कहीं घटना हो जाए। तो मैं धीरे धीरे उधर जाने लगा। अब वो जो अंगारे पर नाच रहा था, उसके और मेरे बीच में करीब 5 मीटर का फैसला था। इतने करीब जा चुका था मैं। जब वो नाच रहा था तो उसकी धुन में नाच रहा था, और जब उसका चेहरा मेरे सामने आया तो वो आदमी नहीं, एक महिला थी जिसने शादी का जोड़ा पहन रखा था, यानी कि शादी का वेश पहन रखा था, और वो अपने धुन में नाच रही थी। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उससे क्या पूछूं। उसकी हालत देखकर वो उस अंगारों पर नाच रही थी बिना किसी प्रोटेक्शन के, यानी कि कोई पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा था उसने, और उन अंगारों पर नाच रही थी। उसकी शक्ल मेरे सामने आई, मेरे पैर वहीं जमे के जमे रह गए। उस महिला का आधा शरीर यानी कि आधा फेस और आधा शरीर जला हुआ था, और वो मुझे देखकर हल्की सी स्माइल करती है। मेरी वहीं की वहीं सांसें निकल गई। पर मेरे को यहाँ रहा तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाता। धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते मैं यहाँ से उस पुलिया के पास पहुँच गया। परंतु मेरे को एक बात अजीब लगी, उस महिला ने मेरी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल की थी, उसने मेरा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। कैसे भी करके मैं अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मैंने घर वालों को बताया, और वहाँ पर घर वालों ने जब आसपास जानकारी ली तो उनको पता लगा कि यहाँ पर एक महिला थी जो शादी करके आई थी उस घर के, उस झोपड़ी के अंदर, और उस घर के आदमियों ने इसको दहेज के कारण जिंदा ही जला दिया। फिर ये अपना बदला लेने के लिए वापस आई, और इसने उन सब घर वालों को जलाकर वहीं पर नाचना शुरू कर दिया। यानी कि जो तुम्हारे बच्चे ने वो राख अंगार देखे थे, अंगार, वो अंगार इसके पति के सासू और ससुर के थे जिनके ऊपर ये नाच रही थी। इसने अपना बदला पूरा कर लिया। इसने इसलिए तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये बात बताई थी मेरे पापा को एक तांत्रिक ने, क्योंकि मेरे पापा तांत्रिक को जानते थे। तांत्रिक को सब पता था कि कौन थी क्या थी। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यार दोस्तों, ये व्यूज़ को क्या हो रहा है, 10, 12, 15, 1800 क्या व्यूज़ जा रहे हैं यार, कुछ करो यार प्लीज़। वीडियो को शेयर भी कर देना। बाय बाय दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, मैं मुकेश एक दिन में अपनी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर अपने घर के बाहर बालकनी के अंदर बैठा हुआ था। सोच रहा था कि करूँ क्या इन छुट्टियों के अंदर, कहाँ जाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दोस्त बाबू का फ़ोन आता है। वो कहता है, कहाँ पे भाई तू? मैंने कहा घर पे बैठा हूँ। उसने कहा मैं आता हूँ। तो बाबू हमारे घर पे आ गया। घर पर आने के बाद उसने मेरे से बताया कि पास ही का एक जंगल है जहाँ पर तू कहे तो अपन घूमने चले। पहले तो मेरा मन नहीं था, परंतु मैंने सोचा गर्मियों की छुट्टी है, करते क्या है, और उसको भी टाइम नहीं था। उसके बाद वो भी ऑफिस में काम करता था। मैंने सोचा चल घूम ही आते हैं। मेरा एक फ़ैसला मेरी ज़िंदगी बदल सकता था। मैंने कहा चल ठीक है बाबू, चलते हैं। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड कर लिया। उसने कहा कल निकले यहाँ से। मैंने कहा ठीक है।
आज की रात कैसे भी करके हमने खाना खा के गुजार दी। जब सुबह हुई तो सुबह बाबू का फ़ोन आता है, हो गया तैयार? मैंने कहा हाँ। हम दोनों उस जंगल पर एक कार से पहुँचे थे, जो कार हमने भाड़े पर ली थी। वो कार के बाहर ही हमको, उस जंगल के बाहर ही हमको कार वाला छोड़कर चला गया। हमने ये प्लान बनाया था कि हम सुबह करीब करीब 9 बजे पहुँच गए थे। हमने ये प्लान बनाया था कि हम शाम को 6 बजे के पहले पहले यहाँ से निकलकर वापस घर की तरफ निकल जाएंगे। परंतु हमको नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे थे। हम जंगल के अंदर घुस गए। जब जंगल के अंदर घुसे तो हमको इतना प्यारा जंगल लगा। हमने दिन भर वहाँ की हरी भरी घास को देखा, वहाँ के छोटे छोटे जानवरों को देखा, पानी को देखा। वहाँ पर इतनी छोटी और इतनी पवित्र नदी थी जिसके अंदर हमने कई देर तक नहाए, हमने कई देर तक मस्ती करी। बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े पेड़ देखे, हमने छोटे छोटे जानवर, बहुत सारी मस्ती करी। हमको ये पता भी नहीं चल रहा था कि समय क्या हो गया। करीब करीब समय 6:30 बज गए थे और उस समय फ़ोन के नेटवर्क, उस जगह पर फ़ोन के नेटवर्क आना बंद हो गए थे। मैंने कहा, बाबू क्या करें यार, अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए। जब बाबू ने फ़ोन को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। करीब करीब 7 बज चुके थे और आपको बताएं, सर्दी मतलब ना तो सर्दी थी ना बरसात, ना तो सर्दी थी ना पूरी गर्मी थी। इस तरह का मौसम था। तो अंधेरा होने को आ रहा था। हम दोनों ने सोचा अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना यहाँ के जो अपने छोटे जानवर देखे ना, इनसे कई भयानक जानवर यहाँ पर रहते हैं। तो हम दोनों ने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। हम करीब करीब 1 घंटा चल चुके थे, परंतु हमको अभी तक रास्ते का कोई मालूम नहीं था। हम रास्ते के बजाय जंगल के और गहराई के अंदर जा रहे थे। करीब करीब 9 बज चुके थे और अब हमको जंगली जानवरों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाबू से कहा, हमको कुछ ना कुछ सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी, हम आज रात तो यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर हम ऐसे ही घूमते रहे जंगल के अंदर तो अपन को कोई नहीं बचा सकता, ये तू भी जानता है। बाबू ने कहा, हाँ मुकेश। तो हम दोनों ने घूमते घूमते एक जगह पर, एक नदी के किनारे, एक छोटी सी हट, झोपड़ी देखी। जो झोपड़ी काफ़ी ठीक लग रही थी कंडीशन के हिसाब से। हम दोनों उस झोपड़ी के पास पहुँचे। हमने पहले तो झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी ताकि कोई हो, किसी की झोपड़ी हो पता नहीं, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम झोपड़ी के अंदर चले गए और हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया अंदर से, ताकि कोई जानवर ना आ सके। अभी तक हमारे मन में कोई शंका नहीं पैदा हुई थी कि डर क्या होता है। करीब करीब 15-20 मिनट हम दोनों बात करने के बाद हम लेटे हुए थे। तभी मेरे को पायल की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर मैं झोपड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ और बाहर देखता हूँ, परंतु कोई मेरे को दूर दूर तक नज़र नहीं आता। नज़र आती है तो वो पास ही की नदी। मैं वापस दरवाज़ा बंद करता हूँ और अंदर आता हूँ। बाबू मेरे से पूछता है, तू कहाँ गया था? हैरानी की बात तो ये थी कि बाबू को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई पायल की। मैंने कहा, तुझे पायल की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई? उसने कहा, पायल, मेरे को कुछ भी आवाज़ नहीं आई। ये बात मेरे को बहुत परेशान करने वाली थी। करीब करीब 1:30 बज गए थे रात के। हम दोनों को आधी नींद आ चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरी नींद खुलती है। मैंने धीरे से अपने दोस्त बाबू को जगाया, उठ, कोई दरवाजे पर है। बहुत ज़ोरदार दस्तक हो रही थी। हम दोनों ने दरवाज़ा खोलने का फ़ैसला लिया, क्योंकि वो जिसका भी झोपड़ी थी वो कुछ भी कर सकता था। हमने धीरे से दरवाज़ा खोला तो हमें सामने दिखाई दी करीब करीब 20-25 साल की लड़की, जिसकी आंखों में काजल लगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और इतनी भयानक लग रही थी हद से बाहर। उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने न जाने कौन सी भाषा में हमको न जाने क्या कहा। तमिल थू मेरा घर में सुनका रखती वो परेशान हूँ, मतलब उसने गुस्से में कुछ ना कुछ हमको उसकी भाषा में न जाने क्या कहा, परंतु मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था। और वो उसके सिर पर एक पानी का घड़ा मला हुआ था, रखा हुआ था,
तो वो सीधी अपनी झोपड़ी के अंदर आई और उसने उसको रखा। जब तक वो झोपड़े को रख रही थी तब हम दोनों झोपड़े के बाहर निकल चुके थे और हम दोनों धड़ धड़ काँपने लगे, क्योंकि हमने फ़ोन का जब टाइम देखा फ़ोन के अंदर करीब 2:15 हो रहे थे। उसकी ये हालत देखकर सफ़ेद कपड़े में कोई महिला इतने गुस्से में पानी भरकर ला रही है अपने झोपड़े में, तो कोई भी डर सकता है उस जगह पर। हम दोनों की सांसें फूलने लगी। हम दोनों हाथ जोड़कर बाहर खड़े रहे। हमको लगा कि जब ये बाहर आएगी कुछ तो बात कहेगी हमसे, हम इससे क्षमा मांग लेंगे और हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। करीब करीब 5 मिनट बीत गए परंतु वो महिला बाहर नहीं आई। हमने अंदर देखने की हिम्मत नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है, परंतु हमने कैसे भी करके अंदर देखा। अंदर देखा तो अंदर हमें कोई नहीं दिखा। ये बात हमको अंदर से जोड़ डाली, यानी कि जो महिला अभी हमें गुस्से में कुछ सुनाकर गई झोपड़ी के अंदर, अब वो महिला झोपड़ी के अंदर नहीं है। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बहुत बुरे फंस चुके, अब यहाँ से भागना ही ज़रूरी है। जब हमने भागा, वहाँ से हम दोनों भाग गए थे अपना सामान लेकर, तो मुकेश ने और मैंने झोपड़ी की तरफ मुड़कर देखा तो हमको झोपड़ी के ऊपर उस महिला की गर्दन और उसका धड़ दोनों अलग अलग कोने पर दिखाई दिए, और वो धड़ हमको देखकर हंस रहा था। मतलब वो जो उसकी गर्दन थी वो हमको देखकर हंस रही थी, उसका धड़ हमको अपने हाथों से अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर बाबू की तो जैसे जान निकल गई, परंतु हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों पागलों की तरफ भागते रहे। हमें कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकलना था। करीब करीब 20 मिनट दौड़ने के बाद हमको हाईवे दिखा। उस हाईवे पर हमें किसी की कार में लिफ्ट मांगी और हम कैसे भी करके शहर पहुँचे। दोस्तों पता नहीं वो कौन थी, परंतु हमने मौत को बहुत करीब से देखा था। दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों यार व्यूज़ के मामले में आज हो क्या रहा है, पिछली करीब 8-9 वीडियो फ्लॉप जा रही है। कुछ करो यार, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बड़ा सा कमेंट भी कर देना। बस इतनी सी आपसे प्रार्थना है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कुलदीप अपने एक स्टेशन पर नई जॉब लगा था। वो एक रेलवे स्टेशन था जहाँ पर उसको जॉब करनी थी। उसको इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कुछ भी होता है। उसने सीधी ज्वाइनिंग की थी इस जगह पर। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल ये एक ऑटो के अंदर बैठ कर आता है कुलदीप। ऑटो वाला जैसे ही स्टेशन के आसपास पहुँचता है उसकी सांसें फूलने लगती है। वो हड़बड़ाहट में बोलता है कि साहब मेरे को जल्दी से पैसे दे दीजिए। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था ऑटो वाले के पर। कुलदीप ने कुछ ज़्यादा उस बारे में सोचा नहीं और वो स्टेशन के बाहर उतर गया। इस जो रिक्शे वाले का किराया बना था वो 60 रुपये बना था। कुलदीप के पास खुले पैसे नहीं थे, करीब 50 रुपये थे। उसने सिर्फ 50 का नोट आगे किया। वो रिक्शा वाला बिना कुछ कहे 50 का नोट लेकर रिक्शे को तेज़ी से भगाता हुआ उस स्टेशन से दूर ले गया। उसके बाद वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि कुलदीप को बहुत सारा काम करना होता है। वो स्टेशन के अंदर पहुंचता है। वहाँ पर एक सहायक कर्मी होता है, मतलब चपरासी टाइप का आदमी होता है जो वहाँ की सफाई कर रहा था। वो आदमी कुलदीप को देखकर हल्की सी स्माइल करता है और वो सीधा उनको स्टेशन दिखाने के अंदर ले जाता है। वहाँ पर एक छोटी सी टिकट काटने की छोटी सी एक क्वार्टर थी और एक अंदर ऑफिस था टीटी का। ऑफिस के अंदर बैठा हुआ कुलदीप और वो कर्मचारी दोनों बाहर आते हैं। एकदम से कर्मचारी से वो जो चपरासी था उससे कुलदीप पूछता है, यहाँ पर इतना सन्नाटा सुनसान है, यहाँ पर कोई आता भी है या ऐसा ही है? तो वो चपरासी बोलता है, साहब कोई गांव वाला आए या ना आए, परंतु वो ज़रूर आएगी। कुलदीप हैरानी से पूछता है, कौन? परंतु वो चपरासी इस बात को टालता हुआ कहता है, साहब मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, आप अंदर बैठिए। अब कुलदीप अंदर अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ होता है, कुछ काम कर रहा होता है।
तभी उसको एकदम से ट्रेन की आवाज़ आती है। उसका जो टाइम था ट्रेन का, उसके अंदर इस स्टेशन पर उसको रुकना था, परंतु वो ट्रेन इस स्टेशन पर रुकने के बजाय तेज़ी से यहाँ से निकल गई। उसको अजीब लगा, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, तभी उसको ट्रेन के पीछे एक महिला दौड़ती हुई दिखाई देती है बहुत तेज़ी से। वो हैरान रह गया। वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठता है और बाहर जाकर देखता है तो ट्रेन जा चुकी थी, परंतु उसको वो महिला भी कहीं नहीं दिखी। उसको लगा शायद ये मेरा कोई वहम होगा, इसलिए मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। करीब 2 घंटे बाद एक ट्रेन और आती है। इस बार कुलदीप ज़्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि उस बात को भूल चुका था। उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, और थोड़ी देर बाद देखता है कि ट्रेन तेज़ी से उस स्टेशन पर रुकने के बजाय, पहली बात तो वहाँ पर कोई ट्रेन रुक नहीं रही थी, जबकि सभी ट्रेन का वहाँ पर रुकने का समय था। तभी वापस वो उसी महिला को देखता है सफ़ेद कपड़ों में। वो महिला तेज़ी से भागती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ती है। इस बार कुलदीप ने उस महिला को साफ देखा था। वो उस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो गया। दूसरी ट्रेन भी निकल चुकी थी, परंतु कुलदीप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये महिला कौन है जिसके पीछे भाग रही है। कोई महिला इतनी तेज़ी से कैसे भाग सकती है ट्रेन के बाद। कुलदीप ने नए ट्रेन आने का इंतज़ार वही खड़े खड़े किया। 2 घंटे बाद वापस एक ट्रेन आती है। कुलदीप ने पहले ही मन बना लिया था कि इस बार मैं ट्रेन को उसको रुकाऊंगा। तो वो ट्रेन जो अब 2 घंटे बाद आई थी, उसकी तरफ कुलदीप ने इशारा किया। ट्रेन का जो आगे का वो बैठा हुआ था चलाने वाला, उसने ट्रेन को थोड़ा धीरे तो किया, परंतु उसने ट्रेन को रोका नहीं। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुलदीप को लगा अब ये ट्रेन रुकेगा, परंतु कुलदीप के पास से उसने वापस ट्रेन को रोकने की बजाय स्पीड कर दी और ट्रेन वापस उस जगह से तेज़ी से निकल गई। ट्रेन के लास्ट से जब एक डिब्बा रहता, तभी एक लड़की कुलदीप के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है। वो लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि वो ट्रेन से भी आगे निकल चुकी थी। उस लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। कुलदीप ये देखकर हैरान रह गया और डर के मारे कांपने लगा। वो जल्दी से वहाँ से अपने ऑफिस के अंदर आता है और अपने आप को बंद कर लेता है कमरे के अंदर, और वो सोचने लगता है कि ये क्या था, ये कहाँ पर आ गया मैं। तभी वो ऑफिस की खिड़की के अंदर से देखता है कि वही सफ़ेद महिला अपने गर्दन और आधे शरीर के साथ रेंगते हुए कुलदीप के रूम की तरफ आ रही थी। कुलदीप की सांसें फूल गई। कुलदीप जो पीछे का दरवाज़ा था रूम का, उसको खोलकर सीधा भागता भागता बहुत दूर निकल चुका था। करीब करीब आधा किलोमीटर दूर निकल चुका था। जब कुलदीप आधा किलोमीटर दूर निकला तो उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो फुटपाथ पर सो रहा था। कुलदीप की हड़बड़ाहट के कारण वो बूढ़ा आदमी जग गया था। वो उसकी हालत देखकर समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि क्या हुआ। कुलदीप ने पूरी घटना बताई। कुलदीप ने कहा, उस बूढ़े आदमी ने कहा कुलदीप से कि जितना जल्दी हो सके तुम इस नौकरी को छोड़ दो, यानी कि इस जगह से चले जाओ। कुलदीप बोलता है, जी मैं चला जाऊंगा, परंतु मेरे को प्लीज़ ये बता दो कि ये मेरे साथ आज हुआ क्या है। तो फिर वो बूढ़ा अंकल बताता है कि यहाँ पर एक महिला थी जो अपने स्टेशन पर आई हुई थी कहीं दूर शहर जाने के लिए, परंतु उसका न जाने कैसे करके वो पाँव फिसल गया और इस पटड़ी के अंदर यानी इस स्टेशन पर वो कटकर मर गई। आज भी उसकी आत्मा डेली आती है और नए शहर के तरफ जाने की कोशिश करती है, परंतु वो इस ट्रेन के अंदर बैठ नहीं सकती। उसके बाद कुलदीप ने ये यहाँ से इस स्टेशन को छोड़ दिया, यानी कि इस जॉब को यहाँ से छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी फैमिली होती है। अशोक, मथुरा और उसका बेटा शैलू, ये 3 अपने परिवार के अंदर होते हैं। शैलू अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4-5 साल का था। पहली बार उसको स्कूल भेजा था तो उसकी माँ उसको पहले तो 15 दिन तक तो स्कूल खुद लेकर खुद आया जाया करती थी, और कुछ दिन बाद उसको ऑटो लगा दिया गया। अब शैलू भी थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वैसे ही 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। अब शैलू क्लास 3 में चला गया था। एक दिन की बात है, वो अपने स्कूल से वापस घर पे आया। आज उसकी माँ को यानी कि मथुरा को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा। पहले तो हर दिन की तरह वो नॉर्मल माँ के आते ही माँ से अच्छे से व्यवहार करता था, परंतु आज शैलू ने सीधा बैग फेंक दिया और गुस्से में बोला, खाना कहाँ पे है।
उसकी माँ को लगा शायद कोई बात होगी, पर उसकी माँ ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसका धीरे धीरे ऐसा ही व्यवहार होने लगा। वो बहुत बड़ा हो गया था, वैसे तो कक्षा 3-4 में पहुंच गया था, वो कक्षा 3 में पहुंच गया था, परंतु वो 8-9 साल का हो गया था। अब उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगा था। जैसे कि वो रोता तो रोता ही रहता, हंसता तो पागलों की तरह हंसता ही रहता। उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, परंतु उसकी माँ इतनी घबराई हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको अभी तक कुछ भी भ्रम नहीं था कि इसको हो क्या गया है। उसको लग रहा होगा कि शायद स्कूल का ऐसा व्यवहार होगा या वातावरण इसको ऐसा ही होगा, इसके दोस्त भी ऐसे होंगे, इसलिए ये चिड़चिड़ा रहता होगा। परंतु उसकी माँ ने इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, सेल्लू अपनी कुर्सी पर बैठकर फ़ोन के अंदर गेम खेल रहा था। वो जब गेम खेल रहा था, उसके सामने एक मिरर था जिसके अंदर सेल्लू साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ पास ही में सब्जी काट रही थी, यानी कि मथुरा। उसकी माँ का नाम मथुरा है, तो वो मथुरा पास ही बैठकर सब्जी काट रही थी। मथुरा का एकदम से ध्यान उस आईने की तरफ गया। जब उसने आईने में देखा तो उसने देखा कि सेल्लू उस आईने की तरफ देखकर हंस रहा था। जब मथुरा ने आईने की तरफ अपनी नज़र हटाई और उस सेल्लू की तरफ देखा तो सेल्लू का ध्यान पूरा फ़ोन के अंदर डूबा हुआ था। वो समझ नहीं पाई कि ये हो क्या, अभी क्या देखा मैंने। फिर उसने सामने देखा तो वो सेल्लू उसको देखकर, आईने को देखकर हंस रहा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आया हुआ क्या है। उसके बाद उसने देखा तो सेल्लू बिल्कुल शांत होकर गेम खेल रहा है। तभी उसके पाँव एकदम से खिसक गई, यानी कि वो डर गई। वो जो कांच के अंदर यानी कि मिरर के अंदर देख रही थी, वो कुछ अलग देख रही थी। वो जो कांच के अंदर देखा वो कोई सेल्लू नहीं, कोई और था। अब मथुरा को पूरी बात पता चल चुकी थी कि ये लफड़ा क्या हो रहा है, सेल्लू का व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। तो आते ही सबसे पहले अशोक को मथुरा ने पूरी बात बता दी। अशोक मथुरा जी का पति है, तो उसने उनको पूरी बात बता दी। पहले तो अशोक ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु फिर मथुरा जब कसम खाने लगी, उसने पूरा यकीन था, तो फिर अशोक को मानना पड़ा। जब मथुरा अशोक को पूरी बात बता रही थी, तभी सेल्लू पास की दीवार के पास खड़ा होकर इस बात को सुन रहा था। जब मथुरा और वो अशोक अपने बेड पर सोने गए, यानी कि सोने गए रात के अंदर, तो उनके साथ ही उनका बेटा सोया करता था अशोक, वो क्या सेल्लू। तो सेल्लू ने उसकी माँ से कहा, माँ आपको पता चल गया ना, माँ आपको पता चल गया ना। माँ ने उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। माँ पूरी डरी हुई थी कि अगर इसको कुछ रिस्पॉन्स दिया मैंने तो न जाने क्या होगा। उसके बाद जैसे ही कल सुबह हुई तो सेल्लू को तैयार किया गया स्कूल के लिए और उसका बैग टांग दिया। आज उसको छोड़ने के लिए उसकी मम्मी और पापा दोनों कार के अंदर बैठकर उसको छोड़ने जा रहे थे। तो आज वो स्कूल के रास्ते न जाकर एक अलग से रास्ते पर चले गए। सेल्लू ने कहा, माँ आप मेरे को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उसकी माँ ने कहा, चुपचाप बैठा रहे, चल हमारे साथ। तो वो एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और एक छोटी सी एक कुटिया थी। वहाँ पर जैसे वो अंदर पहुँचे तो पहले तांत्रिक ने आंखें बंद कर रखी थी। आंखें बंद करते नहीं कहा, क्या हुआ अशोक, आज कैसे आना हुआ? अशोक एकदम से चौंक गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता है, परंतु वो जिस मामले के लिए आया था उसके ऊपर उसका पूरा ध्यान था। तो अशोक ने पूरी बात बताई तांत्रिक को। तांत्रिक ने कहा, इस बच्चे को मेरे सामने बैठाओ और मैं तुमसे पहले ही बता दूं कि आप बिना आवाज़ किए चुपचाप रहना। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। तो उसने उस बच्चे के हाथ को अपने हाथ में रखा और कुछ ध्यान लगाने लगा। 5 मिनट के बाद उसने कहा कि आपका बेटा ज़िंदा कैसे है? अभी तक मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो अशोक ने कहा, आप ये क्या बात कर रहे हो, आप ये कैसे बोल रहे हो आप? तो तांत्रिक ने कहा, हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ सच है। तुम्हारे घर में कोई ऐसे बड़े भगवान का वास है, इसलिए अभी तक बचा हुआ ही है, वरना इस केस के अंदर तो इस बच्चे की तुरंत मौत हो जाती। तो फिर अशोक ने पूछा कि आप हमको पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? तो उसने बताया तांत्रिक ने कि ये जो इसके अंदर भूत प्रेत की बाधा है ना, ये ऐसी नहीं है। आज के कई साल पहले एक परिवार था छोटा सा, जिसमें एक लड़का और अपने माता पिता थे। ये बच्चा मेले के अंदर जा रहा था, यानी कि मेले में जाया घूम कर आया था। इसने एक अच्छा सा खिलौना देखा था। इसके पापा ने इसको मना कर दिया कि मैं तेरे को नहीं दिलाऊंगा। ये बच्चा बहुत जिद कर रहा था। इसको मार पीट कर गाड़ी में बिठाया, मतलब मोटरसाइकिल थी उसके अंदर बिठाया और इसको खिलौना नहीं दिलाया। ये बच्चा पूरा रास्ते रोता आ रहा था। तभी एक पत्थर था बड़ा सा रोड के अंदर, तो
तो इस बच्चे ने गाड़ी को एकदम से झिझोड़ा और ये बच्चा उस गाड़ी के अंदर से निकलकर रोड के ऊपर गिर गया। इस बच्चे की तुरंत उसी जगह पर मौत हो गई। तब से इसकी आत्मा भटकती है और ऐसा नहीं है कि इसने कुछ नहीं किया। जैसे इसकी आत्मा मतलब ये भूत बना, उसके बाद इसने सबसे पहले अपने माता पिता को मारा और ये उस रोड पर ही भटकता रहता है जहाँ पर इसकी मौत हुई थी। एक दिन ये तुम्हारा बच्चा स्कूल से आ रहा था, तभी इसके हाथ में वो खिलौना था जो खिलौना इस बच्चे को पसंद था। इसने उस खिलौने को देखा और ये इसके अंदर आ गया। अब ये इसको ले जाए बिना नहीं रहेगा। ये ऐसा हमेशा करता है और ये जो आत्माएं होती है ये बहुत भयानक होती है। अशोक ने कहा, आप प्लीज़ कुछ कीजिएगा, प्लीज़ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तांत्रिक ने कहा, आप जो होगा भगवान के भरोसे होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अशोक ने बहुत विनती की। उसके बाद तांत्रिक बोलता है कि एक प्यारा सा उपाय, एक छोटा सा उपाय और है, अगर तुम कर सको तो इसकी जान बच सकती है। अशोक ने कहा, जी हम करेंगे। फिर तांत्रिक बोलता है। दोस्तों, ये पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 भी आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी मंजुलिका के ऊपर है, तो अब आप पूरी ध्यान से सुनना। मंजुलिका एक गार्डन के अंदर बैठी हुई थी अपने प्रेमी राधे के साथ। तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि जो राधे था वो अपनी बुक के अंदर एक किताब थी उसके हाथ में, उसमें मगन हो रहा था पढ़ने में। तभी मंजुलिका बोलती है, अरे यार, तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेमिका है, फिर भी तुम इस बुक के अंदर पढ़ रहे हो, पता नहीं कैसे आदमी हो। तो फिर वो राधे बोलता है, तुम जब नृत्य करती हो तो मेरे बारे में कुछ ख्याल करती हो? तो जो वो मंजुलिका होती है वो ना में जवाब देती है। तभी राधे वापस अपने बुक के अंदर मग्न हो जाता है। तभी मंजुलिका उठकर गार्डन के अंदर ही गाना गाने लगती है और थोड़ा डांस करने लगती है, यानी कि नृत्य करने लगती है। और ये देखकर राधे मोहित हो जाता है और उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत ही भयानक बादल छा जाते हैं आसमान के अंदर और इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ कड़कने लगती है कि मानो कोई बहुत भारी संकट आ चुका हो। तभी गार्डन के अंदर मंजुलिका की दासी आती है और मंजुलिका से बोलती है, महारानी, आपको राजमाता ने बुलाया है, क्योंकि वहाँ पर एक साधु आए हैं और उनका जो वेशभूषा है वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं और आपको ज़रूर चलना पड़ेगा क्योंकि बुलाया ज़रूरी है। तो मंजुलिका ने कहा, चलती हूँ मैं, क्योंकि वो अपने प्रेमी से दूर हो रही थी, इसी कारण उसको गुस्सा भी आ रहा था। वो जैसे ही महल पहुँची, महल पहुँचने पर उसने जब साधु को देखा तो वो बहुत ही भयानक दिख रहा था और मंजुलिका को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से साधु का सम्मान करना आता था, इसलिए उसने आते ही अच्छे से भोजन परोसा और उनको पानी पिलाया। जब साधु भोजन कर रहे थे तभी उनके जो हाथ से चावल थे वो गिर गए थे और वो उनको ज़मीन पर से उठाकर खा रहे थे। ये सब नोटिस मंजुलिका ने कर लिया। मंजुलिका आग में तप रही थी क्योंकि वो अपने प्रेमी से दूर होकर आई थी इस साधु के चक्कर में। तभी साधु बिना कहे खाना खाकर उठकर चलने लगते हैं। तभी मंजुलिका बोलती है, गुरुजी, अगर आप ऐसे बिना कहे जाएंगे तो ये मेरा अपमान होगा। मैं आपको अपने नृत्य से मोहित करना चाहती हूँ। साधु बहुत ही खतरनाक थे, उन्होंने उसके मन में पढ़ लिया था क्योंकि ये बेइज्जती करने वाली है, तो वो चुपचाप जा रहे थे। परंतु मंजुलिका ने उनके बीच में आकर उनको रोक कर उनके बीच में नृत्य करना स्टार्ट किया। जब वो नृत्य कर रही थी तो वो अपने हाथों को ज़मीन पर उठाती और अपनी उंगलियों को ज़मीन पर लगाती और अपने मुंह तक ले जाती। साधु इस भयानक घटना से बचना चाहते थे क्योंकि उनको पहले ही पता चल चुका था, परंतु उनका अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में कहा, है दुष्ट बालिका, तूने मेरा अपराध किया है, यानी कि उन्होंने कहा कि तूने मेरा अपमान किया है और मैं तेरे को श्राप देता हूँ। उन्होंने एक अपने हाथ में जल लिया और मंजुलिका के ऊपर छिड़क दिया। उन्होंने कहा कि तू जिस नृत्य के ऊपर इतना गर्व करती है ना, वो पाँव तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा घमंड चूर चूर नहीं होंगे और ये तेरे कंगन है ना पाँव के, ये ये घुंघरू, ये टूट कर वहीं बिखर जाएंगे और तू जिस प्रेमी के ऊपर घमंड कर रही है ना, प्रेमी के ऊपर, वो तेरे को भूल जाएगा और वो तेरे को कभी नहीं मिल पाएगा। ये कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही साधु जाते हैं, मंजुलिका अपने आप नाचने लगती है और एक रूम के अंदर जाकर सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है और नाच नाच कर मंजुलिका की वही मौत हो जाती है। उसके बाद राधे अपनी कहानी को बंद कर देता है क्योंकि वो अपनी पत्नी मधु को ये कहानी सुना रहा था और महल के अंदर ही सुना रहा था, क्योंकि जो राधे था वो अपनी
प्रेमिका मंजुलिका को भूल चुका था, जैसे कि साधु ने उसको श्राप दिया था। और वो कहता है कि हम इस पूरे महल के अंदर रहकर पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि मैंने कहानी के अंदर लिखा है। तो वो दोनों उस महल के अंदर घूमने लगते और उस हर चीज़ को छूते हैं जो मंजुलिका से जुड़ी हुई थी। उसके वस्त्र, उसके कपड़े, सबको छूता है और वो एक रूम के अंदर रहने लगते हैं। एक रात की बात है, वो अपने रूम के अंदर सोए हुए थे और राधे सोच रहा था कहानी क्या सच में सच थोड़ी ना होती है। तभी उसको महसूस होता है कि उसकी पत्नी मधु उसके साइड में नहीं है और वो देखता है तो वास्तव में उसकी पत्नी नहीं होती। वो खड़ा होकर उसको ढूंढने लगता है। तभी उसको घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। वो घुंघरू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो घुंघरू की आवाज़ छत पे से आती है। राधे छत पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी मधु मंजुलिका की वस्त्र धारण कर चुकी थी, पूरे वस्त्र पहन रखी थी, जैसे कि मंजुलिका दिखाई देती थी वैसे के वैसे। उसका ये भयानक रूप देखकर राधे डरकर उस महल से चला जाता है, यानी कि बाहर जाता है। जैसे वो बाहर जाता है तो उसके ऊपर से छत से कोई गिरता है धड़ाम से, और वो जो गिरता है वो उसकी पत्नी मधु होती है और उसका सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर राधे बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दो पुलिस वालों को आपस में बात करते हुए सुनाई देता है कि मधु की जो मौत हुई ना, ये कोई साधारण मौत नहीं थी और ये मधु के साथ ही नहीं हुआ। मंजुलिका की कहानी के ऊपर कई लड़कियों ने जान दे दी। पता नहीं मधु के ऊपर भी मंजुलिका का भूत आया था, पता नहीं था, परंतु ये एक केस नहीं था। उसके बाद वहाँ से राधे आ जाता है और उस महल की तरफ कभी नहीं जाता और उस कहानी को वही बंद कर देता है। और इस कहानी के चक्कर में राधे की पत्नी मधु की जान चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनुष्य कहानी लिख दी मैंने, क्योंकि राधे को अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि श्राप दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे कहानी में, अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मेरी कहानी में गलती हो दोस्तों, उसको ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी नया हूँ, माफ़ कर देना। मैं बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना। बाय बाय दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं अब आपको मेरे साथ जो बीती हुई कहानी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल हमने यहाँ पर कई सालों पहले एक छोटा सा वाड़ा लिया था, यानी कि वो जगह जो हमने इसलिए ली थी कि कभी हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो हमने एक छोटा सा वाड़ा लिया था। उसको ख़रीदने के बाद ही हम यहाँ से खाने कमाने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। दरअसल हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम दूसरे शहर चले गए थे। जब वहाँ पर गए तो हमने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया। आपको बता दूँ, मैं और एक मेरा छोटा भाई और एक मेरी बहन है, पापा मम्मी, हम 5 भाई बहन हैं। तो हम पूरे परिवार में 5 हैं। तो हम खाना कमाने के लिए बाहर शहर गए थे। थोड़े बहुत जब पैसे हुए तो हम हमारे वापस गाँव आए। हमको पता नहीं था, क्योंकि हम इस गाँव के अंदर भी नए थे पहले। तो हमने एक भाड़ा ले रखा था कई सालों पहले। तो हमने उस भाड़े के थोड़ी दूरी पर हमने एक घर ले लिया ताकि हम यहाँ रह सके। उस घर के अंदर हम रहने लगे और हमने कुछ दिनों बाद कुछ जानवर खरीद दिए, जैसे कि 2 भैंसें, 2 बकरियाँ, ऐसे कुछ ख़रीदा हमने यही प्लान बना रखा था कि कुछ पैसे कमाने के बाद हम यहाँ पर जानवर खरीदेंगे और जानवरों का ही धंधा चलाएंगे, यानी कि दूध बेचेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो हमने वाड़ा इसलिए ले रखा था कि हम जानवरों को रख सके। हमने जैसे जानवर लिए, हमने उस बाड़े के अंदर जानवर बांध दिए। मैं आपको बता दूं, मैं जब पहली बार उस बाड़े के अंदर गया था शहर से आने के बाद, तो मेरे को अजीब सा महसूस हुआ वहाँ जाते ही, परंतु मेरे को पूरा ये नहीं था कि क्या। परंतु कोई बात नहीं, मैंने वहाँ से आकर अपने घर बैठा, इतना विचार नहीं किया। हमने पहली रात ही हमारे जानवर वहाँ पर बांधे थे, कुछ चारा खिलाया था। और जब सुबह गए तो उनमें से एक बड़ी भैंस और एक बकरी मर चुकी थी। हमें समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या इसके साथ, परंतु हमको फिर लगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई से घर वालों ने पूछा कि कल तू चारा लेने गया था तो चारे में कुछ आया था क्या, चारा मतलब घास फूस। तो मेरे भाई ने कहा नहीं, क्योंकि मेरा भाई इन जानवरों को संभालता था। पहली रात निकल गई कैसे भी करके, जो भी हुआ ठीक है। जब दूसरी रात हुई तो हमारी दूसरी बकरी और हमारी बड़ी भैंस वो भी मर गई, मतलब पूरा बाड़ा खाली हो गया। और इन्हीं के साथ मेरा छोटा भाई था मनोज, उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। उस रात उसको बहुत तेज़ का बुखार आया, हद से बाहर। मेरे को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मम्मी पापा परेशान हो गए,
क्योंकि हमारे पूरे जानवर मर चुके थे। हम जिस प्लान से यहाँ पर रहने आए थे वापस, वो प्लान हमारा चौपट हो चुका था। उसके बाद हमने घर पे बैठकर थोड़ी देर सोचा कि ये हो क्या रहा है, परंतु घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया। दिन ब दिन मेरे छोटे भाई मनोज की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। वो हल्की हल्की उल्टी करता था खून की, और अधिकतर वो खाट के अंदर ही पड़ा रहता था। एक दिन मेरी बहन मेरे भाई के पास जाकर बैठती है और बोलती है, भाई जल्दी से ठीक हो जा यार प्लीज़, घर वाले और बड़ा भैया बहुत परेशान है, प्लीज़ जल्दी सही हो जा, ऐसे बोल रही थी। तभी मेरा छोटा भाई मनोज अपनी खाट पे से उठता है और एकदम से लाल आंखों से मेरी बहन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, तुमने बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया, पहले ही मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तुमने बहुत गलत किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये कहते मेरी बहन वहाँ से डर से उठकर रूम के बाहर आ जाती है, क्योंकि मेरे भाई का जो उसने रूप देखा था ना, वो बहुत ही भयानक रूप था। उसने घर वालों को आते ही बताया कि ये हुआ। घर वाले बोलते हैं कि अब क्या करें। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु मैं समझ चुका था कि हुआ क्या था। दरअसल उसको कोई बाहरी शक्ति यानी कि कोई भूत बाधा हो गई थी। मैं ये समझ गया क्योंकि मेरी बहन के ऊपर मेरे को विश्वास है। वो रोती जा रही थी और हमको बताती जा रही थी। घर वाले मेरे थोड़े ना समझे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसको पूरी बात बताई। उसने कहा मैं एक हमारे आसपास एक तांत्रिक है, उसको जानता हूँ। तो मैं जल्दी से उस तांत्रिक के पास गया और मैंने पूरी घटना बताई। तांत्रिक थोड़ी देर बाद मेरे को बताता है कि तुम्हारा जो बाड़ा है ना, उसके अंदर एक पेड़ है। मैंने कहा हाँ जी पेड़ है, परंतु वो पता नहीं न जाने किसका पेड़ है, बस हमने तो इसलिए रख रखा था ताकि जानवर उसके छाया ले सके। तो उन्होंने कहा उस पेड़ के नीचे एक छोटी लड़की की लाश गड़ी हुई है। ये सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा लाश? ऐसा हमने कुछ नहीं किया बाबा। उन्होंने कहा बाबा ने, तुमने जब ये बाड़ा ख़रीदा था उसके कई दिनों पहले यहाँ पर एक लड़की की लाश गाड़ी गई थी। मैंने कहा क्यों, परंतु कैसे? मैंने ऐसे बता। उन्होंने कहा एक लड़की यानी कि यहाँ पर एक बाप की बेटी थी ये, जिसके कई सारी लड़कियाँ हो गई थी। वो एक बेटे के चक्कर में थे, और जब उनको उसकी फिर लास्ट बेटी हुई तो उन्होंने सोचा इसका क्या करना है, इसको मार देते हैं, इतनी बेटियों का क्या करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया और अपने ही बाड़े के अंदर गाड़ दिया, और वो अपना बदला लेने पूरे आई थी, परंतु वो इस बाड़े से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए तुम इस बाड़े के अंदर आ गए, अब वो तुम पर अपना गुस्सा निकाल रही है। तो मैंने कहा अब हम क्या करें? तो बाबा ने कहा चुपचाप जाकर उससे माफ़ी मांग लो और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। जैसा बाबा ने कहा वैसा मैंने घर जाकर मेरे भाई के सामने उस हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज़ हमसे जो गलती हुई हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा इस बाड़े में कभी नहीं आएंगे। ये कहने के बाद मेरे भाई को करीब 2 घंटे बाद ही आराम आ गया। हल्की हल्की सी बुखार बिल्कुल कम हो गई और हमारी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और वो शायद हमारी प्रार्थना मान चुकी थी, इसलिए उसने हमको बख्श दिया और हमने उसके बाद इस बाड़े को हमेशा लेके छोड़ दिया और हम वापस शहर कमाने आ गए, उस घर को किराए पर देकर जो हमने ख़रीदा था। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। नमस्कार दोस्तों, भानगढ़ किले के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ये इंडिया का हॉन्टेड किला है। यहाँ पर आपने अनेक भयानक कहानियाँ सुनी होगी। अब मैं आपको आज थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। दरअसल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की महारानी रत्नावती सुंदरता से इतनी मोहित थी कि आसपास इतना सुंदर कोई भी नहीं था। उनकी सुंदरता को लेकर वहाँ का जो एक तांत्रिक था वो उनकी सुंदरता पर फिदा हो चुका था। वो यानी कि रत्नावती को किसी भी हालत में पाना चाहता था। उसने कई बड़ी बड़ी तपस्या की, परंतु उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ताकि वो उनकी तरफ मोहित हो सके। एक दिन की बात है, रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार गई हुई थी। उनको एक इत्र पसंद आया और ये बात उसको तांत्रिक को पता चल गई। तो उसने एक काला जादू किया और जो रत्नावती का इत्र था उसके अंदर काला जादू मिला दिया। अगर रत्नावती उस इत्र को लगा लेगी तो वो उससे मोहित होकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। परंतु ये बात एक किले के दास को पता चल गई और उन्होंने जाकर डायरेक्ट रत्नावती को बता दी।
रत्नावती जो हमारी महारानी थी वहाँ भानगढ़ की किला की, उसने ये बात सुनते ही उस काले जादू को फेंक दिया और वो एक पत्थर पर जाकर टकरा गई वो शीशी। उसके अंदर काला जादू था, तो वो पत्थर इतना तेज़ी से गति हुआ कि वो जो तांत्रिक जहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऊपर जाकर गिर गया। और वो आखिरी क्षण में यही बोल रहा था वो तांत्रिक, उसकी मृत्यु पास आ गई थी क्योंकि वो इतना बड़ा विशाल पत्थर था कि उससे किसी की भी जान जा सकती थी। तो वो आखिरी में यही बोल रहा था कि कोई भी इस भानगढ़ किले के अंदर जीवित नहीं रहेगा। ये भानगढ़ जो इसके अंदर एक भी महिला बच्चे कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे, और जो कोई नया आएगा वो भी कभी बच नहीं पाएगा, वो भी मरेगा। तभी ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। तभी मुगलों ने वहाँ पर आक्रमण किया था, आप सभी को पता होगा, और 10,000 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे और औरतें बुजुर्ग सभी शामिल थे। अब मैं इस कहानी पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया। तभी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, दोस्त भानगढ़ किले में घूमने चलना है। मेरा दोस्त शिवराज तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है, क्योंकि हमें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। हम खुद उस जगह पर पहुँचे, हमने गार्ड को पैसे दिए, करीब 8 बजे हम वहाँ पर पहुँचे थे। हमने गार्ड को पैसे दिए और अंदर चले गए। हमको थोड़ी देर तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कुछ ऐसा डरावना, परंतु वहाँ पर जो गर्मी के कारण घुटन हो रही थी। हम अंदर पहुँचे, हमने थोड़ी देर जगह देखी। मेरे को तभी एक ज़रूरी काम याद आया, और वहाँ पर भानगढ़ के अंदर जो नेटवर्क थे वो बहुत कम आ रहे थे। तो मैं खुली जगह पर गया अपने फ़ोन को लेकर, और मैं अपने दोस्त को पीछे ही भूल गया। मैंने सोचा कि यहीं रहेगा, क्या करेगा। तो मैं फ़ोन करने के लिए थोड़ा आगे गया, तो मैंने अपनी बात करी। बात करने के बाद जैसे मैं बात करके मैंने फ़ोन काटा, मेरे को ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन था। मैं अपने दोस्त को जिस जगह पर छोड़कर गया था उस जगह पर पहुंचा, तो वहाँ पर मेरा दोस्त नहीं था। मैंने कहा, शिवराज, शिवराज कहाँ है तू? ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, परंतु मेरे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ऊपर के रूम से धड़ांग से किसी के गिरने की आवाज़ आई, धम ऐसी आवाज़ आई। तो मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहुँचा। जैसे मैं सीढ़ियों को चढ़ रहा था, तभी मेरे पीछे से कोई गुजरा, यानी कि कोई महिला थी। उसके आभूषण और उसके जो वस्त्र थे उनकी आवाज़ आई मेरे को, परंतु पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ा ऊपर चढ़ा तो मेरा दोस्त एक रूम की खिड़की के पास दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। मैंने कहा, अरे यार शिवराज, तू पागल है क्या? कब से मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ है खड़ा है। मैंने 3-4 बार आवाज़ दी, परंतु उसने कुछ भी सुनाई नहीं की मेरी। मैं उसके पास पहुँचा, मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा, तभी पीछे से आवाज़ आती है, लखन तू यहाँ पर है क्या यार? वो पीछे से जो आवाज़ थी वो मेरे दोस्त शिवराज की थी। अब मैंने जिसका हाथ पकड़ा हुआ था वो कौन था? मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त शिवराज था, और जो मैंने जिसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने पलटकर मुझे देखा। मेरी वहीं टांगें कांपने लगी और धड़ धड़ कांपने लगा। शिवराज ने मेरे को संभाला और उसने कहा, जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं, बहुत बुरी जगह पर आ चुके हैं और हम मारे जाएंगे, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो हम दोनों कैसे भी करके वहाँ से निकले, और हमको पता चल गया कि वास्तव में कुछ ना कुछ है वहाँ पर उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों, सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय साथियों। नमस्कार दोस्तों, लोकेश का ट्रांसफ़र अपने ही गांव गौठड़ा के अंदर हुआ था। इस बात को लेकर लोकेश बहुत ही ज़्यादा खुश था। लोकेश अपने घर पे आता है और उनको सबको बताता है। राजस्थान का एक गांव है गौठड़ा, वहाँ पर लोकेश पहले रहा करता था। दरअसल लोकेश के पिताजी राम बाबूजी उसको 1 साल का था तभी उस गांव से एक रात चुपके से छोड़कर आ गए थे और एक अलग शहर पर आकर बस गए थे। करीब आज लोकेश 40 साल का हो गया है। उसकी एक पत्नी और उसकी 2 बेटियां, गुंजन और सिया, 2 बेटियां हैं। तो वो अपना ट्रांसफ़र का जो कार्ड लेकर अपने जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर चला जाता है, और वो जब गाड़ी के अंदर होता है तो वो बोलता है उसकी पत्नी से, मेरी ज़्यादा यादा नहीं है पिताजी के साथ, परंतु क्या करें, अब उनकी यादों के साथ इस गांव के अंदर जीऊँगा। वो ऐसा बोलना चाहता था कि उसकी ज़्यादा यादें नहीं है उसके पिताजी के साथ, यानी ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी उसकी, परंतु अब जो उनकी यादें हैं उनके साथ इस गांव के अंदर जीऊँगा। क्योंकि उसके पिताजी की एक हवेली थी उस गांव के अंदर, गौठड़ा के अंदर। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हवेली को देखता है।
बहुत बड़ी हवेली होती है। वहाँ पर ना तो कोई चौकीदार होता है ना कोई होता है। तो वहाँ हवेली के बाहर पहुंचकर वो अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो दो तीन कमरे ऐसे होते हैं जिन पर क्रॉस का निशान बना हुआ होता है और उन पर लाल लच्छे से उनको बांधा हुआ होता है। और उनकी जो हवेली होती है वो इतनी साफ़ सुथरी होती है कि मानो मत हो। तो समता बोलती है, यानी कि लोकेश की पत्नी बोलती है, अरे ये इतनी साफ़ कैसे हैं जब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो लोकेश बोलता है, अरे यार मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उधर से एक बूढ़ी महिला जो काले कपड़े पहन कर आती है वो आती है। तो लोकेश पूछता है, आप कौन हो? उसने कहा, इस घर की रेख देख मैं ही करती हूँ। फिर लोकेश ने कहा, फिर आपकी सैलरी और आपको पैसे कौन देता है? तो उसने कहा, अरे पैसों के लिए थोड़ी किया जाता है सभी काम, कुछ उपकार है मेरे। तो वो पूछता है, क्या उपकार? तो इस बात को टाल देती है बूढ़ी महिला और बोलती है, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ मैं। तो उसने कहा, लोकेश ने, नहीं खाने के लिए कुछ मतलब, हम खा कर आए हैं, आप प्लीज़ चली जाइए। वो चली जाती है। कुछ दिन आराम से बड़े अच्छी तरह से बीतते हैं। उसके बाद एक दिन उसकी बड़ी बेटी गुंजन अपने घर के अंदर घूम रही होती है। तभी उसका पाँव एक चाबी के ऊपर गिरता है। वो देखती है तो एक पुरानी चाबी टाइप होती है, परंतु उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस चाबी को रख लेती है। करीब करीब 4-5 दिन बीत जाते हैं। फिर वो एक दिन अपने घर से बाहर जा रही होती है गुंजन। तो उसको हल्की सी आवाज़ आती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको पुकार रहा है। वो उस दिशा में जाती है जिधर से आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे उधर बढ़ती है अंधेरे में। तो उसको एक रूम दिखाई देता है और वो रूम लाल लच्छे से बंधा हुआ होता है। वो जैसे उस गेट के पास पहुंची जहाँ पर लच्छा बंधा हुआ होता है, तो वहाँ से हल्की सी हवा उसके फेस पर आती है और उसके पाँव कँपाने लगते हैं। वो सोचती है कि ये मेरे साथ अभी क्या हुआ। वो वहाँ से दबे पाँव पीछे आती है और अपने रूम में आकर बैठ जाती है जहाँ पर उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं। वो करीब 5-6 घंटे बिना नींद के बैठी रहती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था अभी, और उस गेट पर लाल कलर का निशान यानी कि लच्छा क्यों बंधा हुआ है। तभी उसको उस चाबी के बारे में याद आया और उसको रहा नहीं गया। वो चुपचाप उस जगह से उठती है, उस बेड के ऊपर से, उसके घर वालों के जगह से, और उस चाबी को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ से उसको हल्की सी उसके फेस पर हवा आई थी। वो चाबी उसमें लग जाती है और गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद अंदर देखती है तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। गुंजन बोलती है, अरे रे ये क्या है यार, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपाने लायक हो, फिर इस पर ये निशान कैसा? वो कुछ पुरानी चीज़ों को हाथ लगा कर देखती है और थोड़ी देर बाद उसको अंदर एक ताबूत दिखाई देता है। वो ताबूत को खोल देती है। खोलने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। उसके अंदर से काला साया बाहर निकलता है जो उसको थोड़ा सा दिखा था, परंतु उसके बाद उसको कुछ भी नहीं दिखा गुंजन को, और वो वापस उस गेट को बंद करके आ गई। और जब वो आई तो उसकी परछाई भी कुछ अलग से दिख रही थी। उस रात के बाद गुंजन का व्यवहार बदल गया। वो खाना भी नहीं खाती, घर वालों पे चिड़ी रहती, और किसी से बोलती तो इतनी ज़ोर से बोलती कि मानो मत हो, ऐसे गुस्से में ही रहती। उसके घर वाले यानी कि लोकेश और समता दोनों परेशान हो चुके थे कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। एक रात की बात है, वो अपने रूम में बैठी होती है गुंजन। उसके मम्मी पापा यानी कि लोकेश और समता देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो जब खिड़की के अंदर से देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यानी कि वो बैठी रहती है एक जगह पे और सामने किसी से बात कर रही होती है कि आप ही मेरे मालिक हो, आप जो कहोगे वो मेरा करना फ़र्ज़ है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मेरे को मार देना। और वो सामने काले साए से बात करती है। फिर दोनों समता और दोनों बात करते हैं लोकेश कि ये हो क्या रहा है, ये किससे बातें कर रही है और ये काला साया किसका है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को, परंतु कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लोकेश साहब बोलता है। तभी पीछे से वो काले कपड़े वाली महिला आती है और बोलती है कि जिसका डर था वही हुआ। तो फिर समता बोलती है, आप क्या बोल रहे हो, किसका डर था, आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप इस गुंजन के दादी के जैसे ही है। तो फिर वो महिला बोलती है, दादी जैसी नहीं, मैं इसकी सगी दादी ही हूँ, क्योंकि इसके पिताजी मेरे सगे भाई थे, यानी कि राम बाबू मेरा सगा भाई था। तो वो पूरी घटना बताती है। वो बताती है कि यहाँ पर
ये जो अपना गोठड़ा गाँव है ये बहुत कुशल गाँव था, बहुत संपन्न गाँव था। एक दिन यहाँ का एक तांत्रिक होता है, वो काले जिन को बुलाने की कोशिश करता है और वो अपनी साधना में पूरा मलंग हो जाता है और वो काले जिन को बुला भी लेता है। परंतु काला जिन इतना शक्तिशाली होता है कि मानो उस तांत्रिक की शक्तियाँ उसके सामने कुछ भी नहीं हुई और उस तांत्रिक को मार दिया गया। तब से इसको कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि कोई हुक्म नहीं दिया गया इस काले जिन को, और ये मुफ्त घूम रहा है। ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाता था। तो यहाँ के गांव वालों ने सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने एक बड़े से तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने इसके ऊपर एक गंगा जल डाला था और इसको कैद करके एक ताबूत के अंदर रख दिया था। और वो जब कैद हो रहा था तभी उस काले जिन ने कहा था, राम बाबू तेरी फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ऐसे वो बोल रहा था। तो फिर उन्होंने इसको एक ताबूत में बंद कर दिया और वो फिर तांत्रिक बोलता है कि राम बाबू जी आप अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाइए और किसी ना किसी को इसकी रक्षा के लिए छोड़ दीजिए। अगर ये जो ताबूत खुला तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। तो फिर उन्होंने इस ताबूत को उनकी हवेली के अंदर ही रख दिया और उस गेट पर क्रॉस कर दिया लाल लच्चे से। और तुम्हारे पिताजी उसी रात तुम्हारी माँ के साथ, यानी कि राधा बाई के साथ, तुमको लेकर, लोकेश को लेकर इस गांव से चुपचाप बाहर निकल गए और इस ताबूत की रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तो अब क्या करना होगा? उस महिला से पूछा कि एक काम करो, अपन को उस तांत्रिक को बुलाकर लाना पड़ेगा। तो लोकेश तुरंत वहाँ जाता है और उस तांत्रिक को लाता है। तांत्रिक जब रास्ते में होता है तो पूरी घटना बता देता है और बोलता है कि यार मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि वो काला जिन बहुत ही भयानक है। उसने पहले ही बोला था कि ऐसा मत करना, परंतु तुमसे ये गलती हो गई। और वो तांत्रिक आता है और उस लड़की को सामने बैठा देते हैं, गुंजन को, और उसके ऊपर वो एक पानी डालता है। पानी डालने के बाद वो बाहर निकलता है और बोलता है इसको छोड़ दे। वो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारी ये दुनिया नहीं है, तुम तुम्हारी दुनिया में चले जाओ। तो फिर वो काला जिन बोलता है चला जाऊंगा, तूने मेरे को 20 साल तक इस ताबूत के अंदर रखा है, मैं मेरी दुनिया में जाऊंगा, परंतु इस लड़की को भी साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते ही वो उस लड़की को, यानी कि गुंजन को, लेकर गायब हो जाता है। दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, गांव का सरपंच मंदिर के बाहर बहुत ही भयानक अवस्था में मिला। जब सुबह हुई लोगों ने उनको देखा तो वहाँ के जो ठाकुर थे वो और गांव का पंडित वो भी आए। उन्होंने कहा कि जल्दी से इन सरपंच साहब को हॉस्पिटल लेकर चलो वरना इनकी मौत हो जाएगी। तभी गांव के पंडित ने कहा नहीं, इनकी मौत होने वाली है, इनसे कुछ ना कुछ पूछ लो वरना मैं पहले बताता हूँ, राज रह जाएगा कि इनके साथ ये क्या हुआ है। क्योंकि उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा खून था, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। तभी पंडित अपने मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ से थोड़ा सा गंगा जल लेकर आता है और उसके ऊपर सरपंच साहब के ऊपर डाल देता है। सरपंच साहब होश में आते हैं और कहते हैं वो नहीं छोड़ेगी, वो आ चुकी है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उससे पहले कुछ लोग उससे पूछते कि कौन नहीं छोड़ेगी, उससे पहले सरपंच साहब दुनिया छोड़ चुके थे। उनका अंतिम संस्कार किया गया। 4-5 दिन बीत गए थे। तभी पंडित जी अपने मंदिर के अंदर कुछ पूजा कर रहे थे। उनको पता नहीं चला टाइम का कि टाइम क्या हो गया। करीब 11 बज चुके थे। जब उन्होंने टाइम की तरफ देखा तो उनको अंदर से थोड़ा सा डर लगा। उनको सोचा कि सरपंच जिसके बारे में बात कर रहा था कहीं वो तो सत्य नहीं है। परंतु उनको लगा कि एक मन का कोई वहम होगा। परंतु उन्होंने सोचा कि जल्दी से यहाँ से मंदिर के गेट लगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ। तो उन्होंने जल्दी से मंदिर को गेट लगाया और बाहर निकलने वाले थे, तभी दूर अंधेरे में से पायल के छन छन की आवाज़ आती है। ये सुनकर पंडित जी समझ गए कि वो आ चुकी है। उन्होंने जल्दी से मंदिर का गेट खोला और मंदिर के अंदर जाकर छिप गए। उन्होंने अंधेरे में देखने की कोशिश करी कि अंदर कौन है, परंतु उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंधेरा था। पंडित जी ने ज़ोर से कहा तुम वो तो नहीं, तुम वो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मर चुकी है। जब ये बात कही तो अंधेरे में से आवाज़ आती है, क्यों, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं? दफनाया तो तुमने ही था। सामने से आवाज़ थी मधुबाला की, जिनको इन कुत्तों ने मार दिया था। अभी आपको पूरी घटना बताऊंगा। तो मधुबाला उनके सामने आ जाती है, उस पंडित के सामने। पंडित कहता है तुम अंदर नहीं आ सकती,
मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये कहते ही मधुबाला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी उस भयानक हंसी को देखकर पंडित धड़ धड़ काँपने लगता है और पंडित बिना कुछ भागे वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। उसको घर पहुँचते इतना तेज़ बुखार आता है कि वो डायरेक्ट खाट पकड़ लेता है। उसको बहुत ही खतरनाक बुखार चढ़ चुका था। जब सुबह हुई तो वो अपने नींद के अंदर भी यही बोल रहा था, वो नहीं छोड़ेगी, वो आ गई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, ऐसे बोल रहा था। तभी वहाँ ठाकुर साहब आते हैं और अपने साथ एक छोटे से वैद्य को लेकर आते हैं। वैद्य जी से बोलते हैं कि इनका इलाज करो, अगर नहीं होता है जो भी बात है हमको पूरी बताओ, क्योंकि हमको जानना है कि इसके साथ हुआ क्या है। क्योंकि ठाकुर साहब के मन में भी थोड़ा सा कलंक था। तभी उन्होंने कहा, वैद्य ने, नहीं नहीं हो जाएंगे। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, सच बताओ, होता है कि मैं सर के हॉस्पिटल में लेकर जाऊँ? उन्होंने कहा, नहीं नहीं हो जाएगा ठीक। ठाकुर साहब वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं और घर के अंदर सोचते हैं कि उस रात हुआ क्या था। अब आप लोग फ्लैशबैक में चलिए, क्योंकि इन्होंने कुछ कांड किया था तभी तो वो वापस आई है। एक बात की बात है, एक दिन की बात थी। पंडित, ठाकुर और गांव का सरपंच तीनों बैठकर पेक पी रहे थे। तभी गांव का ठाकुर बोलता है, अरे यार, गांव के अंदर तो क्या है, शहर के अंदर तो देखो सिनेमा है, लड़कियां हैं, शरीर की आग बुझाने के लिए सब कुछ है, यहाँ पर क्या है? तभी ठाकुर साहब पंडित की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, पंडित जी, शरीर की प्यास के लिए कुछ होगा? पंडित जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसा है और आप तो बड़े लोग हो। ठाकुर साहब ने कहा, अरे पैसा देखकर तो कुछ भी हो सकता है। तभी गांव का सरपंच बोलता है, नहीं, गांव के आदमियों को पैसों से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फिर ठाकुर ने कहा, कुछ तो प्लान होगा यार, प्लीज़ कुछ करो यार, प्यास बुझानी है शरीर की, ऐसा कहा। तभी गांव का सरपंच बोलता है, पंडित जी को कुछ ना कुछ उपाय याद होगा, पंडित जी से पूछो। पंडित जी ने कहा, एक उपाय है, परंतु उनको गांव वाले मानेंगे नहीं। ठाकुर ने कहा, क्या? तो उन्होंने एक साजिश बनाई। उन्होंने कहा कि पहले एक प्रथा थी कि कोई अपनी बेटी को अगर यहाँ पर दासी बनाकर छोड़ जाता है और वो मंदिर की सेवा करती है तो बस भगवान की सेवा करने में लगी रहेगी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर कुछ ऐसा कहते उन्होंने बात को काट दिया। तभी गांव का जो वो ठाकुर था उसने कहा, हाँ अब चलेगा, कल ही पंचायत बुलाते हैं। जब से सुबह हुई तो पंचायत बुलाई गई। ठाकुर साहब ने कहा कि अपना जो ये पंडित जी है ना, ये कल रात सो रहे थे, ये कवारे हैं, इन्होंने अपनी पूरा जीवन इन्होंने वयस्क रूप में, यानी कि इन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया भगवान की सेवा में ही। कल रात ये सो रहे थे, तभी इनके सपने में भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा, अगर कोई बाप अपनी बेटी को भगवान के मंदिर में गोपी बनाकर छोड़ जाएगा तो उसकी मुसीबतें टल जाएगी और उसकी घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। उन्होंने कहा, गाँव वालों ने, सरकार ने ये प्रथा बंद कर रखी है। तो ठाकुर बोलता है, अरे गांव वालों, तुम कैसी बात करते हो, सरकार को कैसे पता चलेगा? और वो तो फिर तुम सोच लो, तुम्हारी भलाई की बात है। ये कहकर सरपंच ने कहा, पंचायत यही समाप्त होती है, तुम जा सकते हो। सभी लोग अपने घर पहुंच गए। उनमें से एक आदमी ने अपने घर जाकर विचार किया कि मेरे पहले ही 4 बेटियां हैं और इसकी गौ भी भरी हुई है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटी को वहाँ पर गोपी बनाकर छोड़ दे, तो कहीं भगवान अपनी सुन ले और अपने बेटा पैदा हो जाए। तो उन्होंने कहा, उसकी माँ ने उन्होंने डिसाइड करके कहा, ठीक है छोड़ दो। तो उनकी जो बेटी थी उसका नाम पायल था, उन्होंने मंदिर में छोड़ दिया उस गोपी बनाकर, क्योंकि अच्छा हो अगर हो जाए तो। थोड़े दिनों बाद उसकी गोपी पायल की माँ को बेटा हो जाता है और घर में खुशहाली आ जाती है। पायल दिन भर भगवान की सेवा करती और रात में उन तीनों दरंदों की सेवा करती। थोड़े दिन बीतते हैं, ये बात पूरे गांव में वायरल हो जाती है कि उसके घर में बेटा हुआ है। तो एक पास ही के गांव था, उनको खबर मिलती है। तो वो अपने घर जाता है और सोचता है, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी कि कब भगवान से मुलाकात हो जाए उसकी पता भी ना चले। तो वो एक दिन अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है और बोलता है कि पास ही गांव में ऐसी घटना हुई है, तुम कहो तो मैं अपनी बेटी को वहाँ छोड़ दूँ। उसकी पत्नी बोलती है, आप ऐसा, वो कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद वो बोलता है कि बताओ क्या करूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है छोड़ देते हैं। तो वो उनको छोड़ देते हैं, वहाँ चली जाती है। आपको पता है लड़की का नाम मधुबाला है। मधुबाला वहाँ चली जाती है। वो भगवान का इतना अच्छा भजन गाती थी, हद से बाहर, पूरा गांव झूम उठता था। करीब शाम के 7 बजे की बात थी, वो भजन गाती थी डेली। एक दिन की बात थी, वो भगवान का भजन गाकर भगवान की सेवा करके सोने जा रही थी। तभी वो तीनों दरंदे
अपनी प्यास बुझाने के लिए उसको मनाने की कोशिश करते हैं, परंतु मधुबाला नहीं मानती, कुछ भी हो जाए। उसने उसको ज़बरदस्ती करने की सोची, परंतु मधुबाला उनको अपने से दूर कर रही थी, बार बार अपने हाथों को हिला रही थी। तभी उनमें से एक आदमी ने उसको थोड़ा धक्का लगाया उसके, तो वो गिरकर एक पत्थर पर गिर गई, जो कि मंदिर के अंदर एक छोटा सा पत्थर था, उस पर गिर गई और सिर के बल गिरी। उसकी वहीं खून खून हो गया। उसकी हालत बहुत अधमरी हो गई थी। तो गांव के सरपंच ने कहा कि जल्दी से इसको एक काम करते हैं, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ठाकुर बोलता है नहीं, अगर हॉस्पिटल लेकर गए तो गांव वालों को सच बता देगी। तो फिर पंडित बोलता है क्या करे। तो उन्होंने सरपंच वो बोलता है सरपंच एक काम करते हैं, चलो इसको पास ही अपना जो ये गार्डन है इसके अंदर गाड़ देते हैं। उन्होंने कब्र खोदी और उसको गाड़ दिया जिंदा, मतलब वो मरी भी नहीं थी, उससे पहले उसको गाड़ दिया। जब ये पूरी बात सोच ही रहा था ठाकुर, अब फ्लैशबैक खत्म हो गया है, ठीक है। वो अपने घर में था, वो सोच रहा था, वो ठाकुर अपने बारे में मतलब इसके बारे में सोच ही रहा था। तभी खिड़की पर थोड़ी सी दस्तक होती है। जब ठाकुर उस खिड़की को खोलता है तो सामने दिखाई देती है मधुबाला, जो सीधी उसके सामने आ जाती है। उसके बाद वो बोलती है क्यों डर गए मुझे देखकर? उस दिन तुम मुझे अपने पास बुला रहे थे, आज क्या हुआ? क्योंकि उसका जो रूप था ना मधुबाला का, वो बहुत ही भयानक था। यह देखकर ठाकुर भागने लगता है। तभी ऊपर जो पंखा था वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। मधुबाला ने सिर्फ पंखे की तरफ देखा था। पंखा उतरकर डायरेक्ट ठाकुर की गर्दन पर जाकर बैठ जाता है। ठाकुर की गर्दन नीचे घूमती हुई नज़र आती है। ठाकुर की वही मौत हो जाती है। और जो पंडित था उसको वो दिखाई देने लगती है बार बार। एक रात की बात है, पंडित को बार बार मधुबाला दिखाई देती थी। उठकर वो सीधा नदी की तरफ भागता है, भागकर नदी में गिर जाता है और वहीं उसकी पंडित की मौत हो जाती है। मधुबाला ने उनसे बदला ले लिया था। उन तीनों कुत्तों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, तो उन्होंने अपना बदला ले लिया था। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, दिलकुश नाम का एक लड़का होता है जो छोटे से गांव के अंदर रहता है। उसने कई बार पेपर दिया एग्ज़ाम का, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दिया, परंतु उसका कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ। घर वाले बहुत परेशान थे। वो 100% अपना देता नहीं था, सिर्फ घूमने, थोड़ी देर घूमता, इधर उधर करता और थोड़ी देर पढ़ता, बस ऐसे रहता था। घर वालों ने एक दिन परेशान होकर उससे कहा या तो तू पूरा पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना यहाँ से निकल जा, क्योंकि हमसे तेरा खर्चा नहीं संभाला जाता। ये बात उसने शायद दिल पर ले ली, तो उसने उसी समय अपना घर खाली कर कर वो शहर के लिए निकल गया। करीब 25 साल का था वो। तो वो शहर के अंदर आया। उसने एक छोटा सा एक घर था, उसके अंदर रूम के लिए पूछा, तो उन्होंने रूम के लिए मना कर दिया। परंतु उसने पूरी घटना बताई कि उसने झूठ बोल दिया कि मेरे कोई घर वाला कोई नहीं है और मेरे को काम करने के लिए रहना है यहाँ पे। तो वो जो छोटा सा घर था उसके मालिक ने हाँ कर दी और वो वहाँ रहने लगा। उसने एक स्कूल के अंदर ही चपरासी की नौकरी कर ली थी। करीब 15,000 रुपये उसको महीने आते थे। वो करीब 5,000 रुपये इधर किराया देता था और फिर 10,000 में अपना खर्चा चलाया करता था। करीब 3 महीने बीत गए उसको शहर आए हुए, परंतु उसने अभी तक अपने घर वालों की कोई भी हाल चाल नहीं पूछा था। लड़का भी थोड़ा बदतमीज़ टाइप का था। अब जो वहाँ का घर वाला था उसने कहा कि हमने ये घर बेच दिया है। वो जो रूम पे रहता था मकान पे, उसने कहा उस घर के मालिक ने कि हमने ये घर बेच दिया है और अब आप अपने हिसाब से दूसरे घर में चले जाइए। ये सुनकर दिलकुश ने थोड़ा तो अजीब लगा, परंतु उसको अब 3 महीने हो गए थे शहर आए हुए। उसने कहा ठीक है, मैं और जगह कर लूँगा। तो उसने अपना रूम खाली कर दिया और कई दूर उसने शहर के अंदर एक बड़ा सा होटल था, वहाँ पर अपना रूम लिया। उसका रूम था वार्ड नंबर 355। उसने जब पहली बार वो उस रूम के अंदर गया तो इतना भयानक रूम था, हद के बाहर। बहुत गंदगी, कीचड़ और अजीब अजीब से जाले। पता नहीं कैसा रूम था, जैसे कि कोई यहाँ पर आदमी नहीं, कोई अलग रहता हो, कौन कोई इस दुनिया से अलग। उसने सोचा साफ़ करता हूँ, कोई बात नहीं, मिल तो गया। उसने साफ़ किया उस रूम को। साफ़ करने के बाद अच्छा चलक भला कर दिया। जब वो पहली रात वहाँ पर सोया उस रूम के अंदर, करीब 11 बज रही थी रात की, तब वो सोया। वो अच्छे से नींद में था, तो किसी ने उसे इतना ज़ोरदार धक्का दिया कि वो बेड पे से नीचे गिर गया। उसने जब चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाई तो आसपास कोई भी नहीं था। उसके बाद उसको
खिड़की खुली हुई दिखाई दी। उसको अब पूरा होश आ चुका था कि किसने धक्का दिया है मेरे, परंतु उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की खुली हुई थी। करीब 15-20 सेकंड बाद कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे, इतने ज़ोर से कि उन्होंने कुछ अलग देख लिया हो। परंतु दिलकुश चुपचाप होकर सो गया। दूसरे दिन की बात है, फिर उसके साथ किसी ने ऐसे धक्का दिया, परंतु वो अभी इस बात को सीरियस नहीं लेता था कि उसका मन का वहम होगा। एक दिन की बात है, उसके स्कूल की छुट्टी थी, ताकि वो चपरासी का काम था ना उसका, तो उसकी छुट्टी थी स्कूल की, तो स्कूल नहीं गया। वो दिन में अपने रूम पर ही था, तो उसने एक हॉरर मूवी देखी थी। हॉरर मूवी देख रहा था, बीच में ऐड आ गया। ऐड आने के बाद वो उठकर सुसु करने जा रहा था। तभी उसने अपने घर के अपने रूम था उसके एक कोने पर देखा, तो एक काले कुर्ते में आदमी उस पट्टी मतलब घर की रूम के ऊपर कोने में लटका हुआ था और उसी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। ये देखकर दिलकुश की सांसें थम गई। उसने आंखें मली और दोबारा देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये मेरे मन का वहम है शायद ऐसा। तो उसके बाद वो खाना वाना खा के तैयार हो जाता है और अब सोने के लिए जाता है, क्योंकि वो थक चुका था। उसके बाद वो सोता है। करीब 12 बज चुके थे और वो सो रहा था। तभी दरवाजे पर ज़ोरदार की नोक होती है उसके रूम पे और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाजे के चारों तरफ देखता कि कौन है, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापिस सो जाता है वो। करीब 5 मिनट बाद कोई उसको ज़ोरदार का धक्का देता है और वो बेड से गिर जाता है। अपना होश संभालते हुए वो जब देखता है तो उसको अपने सामने खड़ा दिखाई देता है उसको एक आदमी काले कपड़ों में, जिसके सिर पर साफा बंधा हुआ था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ दिलकुश को ही देख रहा था। दिलकुश की हार्ट बीट इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर थोड़ी देर और रहा तो उसका वहीं इंतकाल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दिलकुश डरते हुए पूछता है, आप कौन हो? उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी और अंदर लाश पड़ी हुई थी दिलकुश की। जब पोस्टमार्टम के लिए उसको बॉडी को भेजा गया तो पता लगा कि इसका हार्ट अटैक के कारण इसकी मौत हुई है। पता नहीं वो काले सेपे वाला आदमी कौन था, न जाने उसका रूम से क्या रिलेशन था, पता नहीं। परंतु दिलकुश ने अपनी जान खो दी एक छोटी सी लापरवाही के लिए। उसको पता नहीं था कि रूम कैसा है। दोस्तों, कहानी चली गई तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।